शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल के भीतर हैं और बाहर देश में चुनाव प्रचार का सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है। आज आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गैर मौजूदगी में चुनावी कैंपेन 24 चुनाव के लिए लॉन्च किया और पोस्टर पर स्लोगन चस्पा किया, जेल का जवाब वोट से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ऑफिस और दफ्तर के बाहर चस्पा हो रहे तिहाड़ की सलाखों में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पोस्टर और स्लोगन लिखा है, जेल का जवाब वोट से। तस्वीर कुछ ऐसी है कि सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया है और नीचे एक नारा दिया गया है, जिस नारे में लिखा हुआ है जेल का जवाब वोट से। यानी कि सीधे तौर पर जेल जो अरविंद केजरीवाल को हुई है उसका जवाब अब वोट से दिया जाएगा। ये मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाने की इस चुनावी कैंपेन के जरिए कोशिश की जाएगी। लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल की गैर मौजूदगी में चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया है। पोस्टर में नीली शर्ट पहने अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर दिखाया गया है। मकसद साफ है कि आने वाले चुनावों में केजरीवाल के नाम पर सहानुभूति वोट बटोरे जा सकें। दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना और अपील करूंगा कि जब भी आप अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा याद करके जाइएगा। दिल्ली का चुनाव इस बार चुनाव नहीं रहेगा, दिल्ली का चुनाव भी अब आंदोलन बनेगा। अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में डाला है, इस बार दिल्ली के लोग इसका हिसाब लेंगे। हालांकि आपका ये चुनावी कैंपेन कितना सफल होगा ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे बताएंगे, लेकिन पिछले चुनावों के आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि पार्टी को काफी मेहनत की जरूरत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा जमाया था, जिसमें बीजेपी को 56.86% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत 22.63% था और आप पार्टी का वोट प्रतिशत महज 18.20% ही रहा था। ऐसे में बीजेपी सवाल उठा रही है कि अपने भ्रष्टाचारी नेता को आगे कर आप आखिर जनता को क्या संदेश देना चाहती है। दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है, वो इनके भ्रष्टाचार का जवाब वोट पर चोट देके देगी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सुपड़ा साफ करेगी। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 2 बार ईडी की कस्टडी मिलने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश आपको लेकर चलूंगी, जहां महाराज के लिए युवराज का प्रचार। जी, गुना सीट की बात कर रही हूं मैं। जूनियर सिंधिया अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वोट मांग रहे हैं और जूनियर सिंधिया का जो प्रचार का तरीका है वो भी थोड़ा हटके। देखिए, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस वीडियो में महाआर्यमन सिंधिया पिता के लिए वोट मांगते हुए कपड़े की दुकान में पहुंचे हैं, जहां जूनियर सिंधिया मां के लिए साड़ी खरीद रहे हैं और मोबाइल पर मां से साड़ी पसंद करवा रहे हैं। So, आप जानते हो कोई वो लोग जो ऐसे करते हैं? मां प्रियदर्शनी फोन पर ही बेटे को साड़ी की बारीकियां बता रही हैं कि कैसे थ्रेड होना चाहिए, फैब्रिक कैसा होना चाहिए और उसके बाद महाआर्यमन दुकानदार से कारीगर के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। महाआर्यमन सिंधिया इस बार पिता के लिए खुद प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और गली गली जाकर वोट मांग रहे हैं। पहली बार कैंपेन में जाना या पहली बार किसी क्षेत्र में जाना, स्पेशली गुना, शिवपुरी और अशोकनगर के क्षेत्र में, ये पहली बार नहीं है। मैं हमेशा जाता रहता हूँ, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से 4 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। 2002, 2004, 2009 और 2014 का चुनाव सिंधिया यहां से जीते थे।
2019 के चुनाव में सिंधिया कांग्रेस में रहते हुए पहली बार इस सीट से हार गए थे। अब केंद्रीय विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट पर पहली बार यहां से चुनाव में उतरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया घूम घूम कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं, तो 28 साल के बेटे महाआर्यमन भी धूप में पसीना बहा रहे हैं और पिता के लिए कमल खिलाने की अपील कर रहे हैं। गुना में वोटिंग 7 मई को है। सबसे तेज नतीजे आप 4 जून को एबीपी न्यूज पर देखिए। मंडी का सियासी सीन, किंग वर्सेस क्वीन। जी, क्वीन मतलब वो फिल्मों वाली क्वीन कंगना की मैं बात कर रही हूं, जिनके खिलाफ विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। मां प्रतिभा सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में विक्रमादित्य सिंह ने खुद लड़ने के संकेत दिए हैं। पूजा पाठ के साथ कंगना रनौत मंडी में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रही हैं। कंगना जी को जय श्री राम, कंगना जी को जय श्री राम, कंगना जी को जय श्री राम। पिछले महीने जब से बीजेपी ने कंगना को चुनावी अखाड़े में उतारा, तब से कंगना सांसद बनने के लिए पहाड़ में पसीना बहा रही है। कदी नेड़ा सोचना अब यह कंगना ने किया दिलान गया है कि अलग किया पूछ के। जबकि कांग्रेस में अभी इसी बात पर मंथन चल रहा है कि उम्मीदवार किसे बनाया जाए। 2 दिन से चल रही चर्चा के बीच विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। मैं पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूँ। मैं कभी भी किसी भी आदेश से और किसी भी चुनौती से कभी पीछे हटने वालों में से नहीं। मंडी से 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी जीती थी, लेकिन 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह महज 8,700 वोटों से चुनाव जीत गई। प्रतिभा इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाह रही। मेरा आने वाले चुनाव में उस संदर्भ में हर क्षेत्र में जाना, हर वोटर्स को अपनी बात बतानी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं खुद लड़ती हूँ तो फिर मैं केवल मंडी पार्लियामेंट तक सीमित हो जाती हूँ। यहाँ जानने वाली बात यह है कि फरवरी महीने में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान विक्रमादित्य के समर्थक विधायकों ने सीएम सुक्खू के खिलाफ बगावत कर दी। बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर अब विक्रमादित्य सिंह को पलटू राम कहकर निशाना साध रहे हैं। पलटू राम नहीं काम करना, पल पल पलटू, वो हर पल पलटते हैं। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटों पर 1 जून को चुनाव है। साथ ही विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव भी उसी दिन है। अखिलेश यादव की काजू वाली तस्वीर कल से वायरल हो रही है। तस्वीर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के साथ है, जहां वो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पहुंचे थे। अखिलेश के गाजीपुर दौरे ने उत्तर प्रदेश का सियासी पारा गर्म कर दिया है। रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी के घर गए। जेल में मुख्तार की मौत के बाद अखिलेश परिवार से मिलकर मातम पुरसी के लिए पहुंचे, लेकिन सोशल मीडिया पर काजू पिस्ता बादाम वाली ये तस्वीरें वायरल हो गई। अखिलेश यादव ने गाजीपुर से मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं। बीजेपी के सांसद ब्रजलाल कह रहे हैं, तुष्टीकरण के लिए अखिलेश किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अखिलेश यादव जी मुख्तार अंसारी के घर गए थे शोक संवेदना प्रकट करने। आप तो वोट बैंक की राजनीति करते हो और अखिलेश यादव आप वो हैं जो आतंकवादियों के 14 मुकदमे वापस लेते हैं, तो आपके लिए ये तुष्टीकरण तो करना हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी के घर जाने को लेकर बीजेपी के कई और नेता अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं। चाहते कि भारत पाकिस्तान बन जाए, तो वो कुल मिलाकर भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते, तो उनकी उस प्रकार की सोच है। तभी तो माफियाओं की कब्र पर जाकर और आंसू बहाते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि जो सजा याफ्ता लोगों के घर जाते हैं, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के घर नहीं जाते हैं। ये वोट की राजनीति नहीं है तो क्या है? अंसारी और उनके गैंग ने जितने लोगों को मारा, कभी उनके यहाँ मातम पुरस्सी करने गए थे अखिलेश यादव? इसी को कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, जहाँ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का भाव ज़्यादा है, उनके द्वारा मारे गए सैकड़ों लोगों की कोई पूछ नहीं है। ये है सवाल।
बीजेपी अखिलेश पर हमलावर इसलिए है क्योंकि अखिलेश ने मुख्तार की मौत की न सिर्फ जांच की मांग की, बल्कि कई मामलों में सजा पा चुके मुख्तार का महिमा मंडन भी करते हुए नजर आए। कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? ये जो भाषा बोली जा रही है, ये भाषा इसलिए बोली जा रही है कि वो वोट चाहते हैं, इसलिए जानबूझ करके सरकार समाज में खाई बनी रहे, जाति धर्म दूरियां बनाए रखें, जिससे वोट का लाभ लिया जा सके। अब मुख्तार की मौत पर चल रही मातम कुर्सी को लेकर विपक्षी गठबंधन में क्रेडिट की भी होड़ शुरू हो गई है। AIMIM कह रही है अखिलेश गाजीपुर गए तो इसकी वजह ओवैसी साहब हैं। अखिलेश यादव जी के आज के गाजीपुर दौरे के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्रेडिट गोज टू असद ओवैसी साहब। ये दौरा तुम्हारी लीडरशिप के दबाव में आकर किया गया दौरा है। हाँ, ये सच है। पिछले हफ्ते ओवैसी भी मुख्तार के परिवार से मिले थे, उसके बाद ही अखिलेश वहाँ गए। असल में मुख्तार के घर अखिलेश के जाने के पीछे का मकसद भी कहीं न कहीं मुस्लिम वोटर्स की चाहत ही होगी, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुस्लिम SP, BSP और AIMIM में बटा हुआ दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश में काजू पर माहौल गर्म है और महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों खिचड़ी पर खूब सियासत हो रही है। जब से पूर्व कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने पार्टी छोड़ी है, तभी से खिचड़ी चर्चा में आ गई है। आज ईडी ने नॉर्थ ईस्ट मुंबई से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर से खिचड़ी घोटाले में पूछताछ भी की। नाम अमोल कीर्तिकर, सीट नॉर्थ वेस्ट मुंबई, उम्मीदवार शिवसेना UBT, आरोप खिचड़ी घोटाला। मुंबई में कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने जिस खिचड़ी घोटाले का जिक्र किया था, उस घोटाले के आरोपी अमोल कीर्तिकर को ईडी ने आज समन जारी कर दिया है। ईडी ने अमोल कीर्तिकर को समन भेजा तो वहीं दूसरी तरफ संजय निरुपम ने खिचड़ी घोटाले का असली मास्टरमाइंड संजय राउत को बता दिया। खिचड़ी चोर सिर्फ यहाँ का उम्मीदवार नहीं है, इनका नेता भी खिचड़ी चोर है। तो अब जब मैं इसके यहाँ के उम्मीदवार के ऊपर जांच करने लगा, तब मुझे पता चला कि असली खिचड़ी चोर तो संजय राउत स्वयं। इधर शिवसेना उद्धव गुट ने संजय निरुपम को नसीहत दी है कि उनकी पार्टी को बदनाम करना बंद करें। जब कांग्रेस पार्टी ने संजय निरुपम जी को पार्टी से निकाल दिया तो उन्होंने जानबूझकर हमारी पार्टी की छवि खराब करने का एक प्रकार से सुपारी उठा लिया है। दरअसल नॉर्थ वेस्ट मुंबई ही वो सीट थी जिसके लिए संजय निरुपम ने कांग्रेस से बगावत कर ली। संजय इसी सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन गठबंधन के तहत ये सीट शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से में चली गई और टिकट मिला अमोल कीर्तिकर को, जिस पर कोरोना काल के दौरान खिचड़ी घोटाले का आरोप लगा। महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के साथ सहमति बनाए एक खिचड़ी चोर को हमारे क्षेत्र का लोकसभा का अगला उम्मीदवार घोषित किया। मैंने साफ साफ कहा था, मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। हालांकि सवाल संजय निरुपम के सियासी भविष्य को लेकर भी है। संजय महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, फिलहाल कांग्रेस से निष्कासित है और नई सियासी राह तलाश रहे हैं। संजय चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और अगर लड़े तो कौन सी पार्टी इन्हें उम्मीदवार बनाएगी, ये आने वाले 2-3 दिन में साफ हो जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में खिचड़ी पर सियासी खटपट जारी है। देखिए, जब से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तभी से बीजेपी हमला कर रही है। नया सियासी बवाल अब मुस्लिम लीग से कनेक्शन जोड़कर शुरू हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के पास भी पहुंच गई। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। 5 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ था। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में जनता से 5 न्याय, 25 गारंटी और 300 से ज्यादा वादे किए गए। लेकिन कांग्रेस के इसी घोषणा पत्र को बीजेपी ने अपना नया चुनावी हथियार बना लिया है। प्रधानमंत्री जहां जहां चुनावी रैली कर रही हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय
मुस्लिम लीग में थी। पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी कांग्रेस को अलग अलग मंचों पर घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी मुस्लिम लीग का बता रही है। दरअसल 1936 में मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो मुसलमानों के लिए शरिया व्यक्तिगत कानूनों की रक्षा करेगी। 2024 में कांग्रेस ने भी कहा है कि वो तय करेगी कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून हों। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि वो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी। 2024 में कांग्रेस ने भी कहा है भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम मुसलमानों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप और नौकरियों के लिए संघर्ष करेंगे। 2024 में कांग्रेस ने भी कहा है हम इंश्योर करेंगे कि मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिले। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी रैली में बार बार घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का बताना कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है। पार्टी ने पीएम के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से की है। बंगाल में जहां चुनाव पहले से ही बवाल के लिए कुख्यात है और एक बार फिर उसने इसे सही साबित करना शुरू कर दिया। पिछले 72 घंटों में बीजेपी के 2 उम्मीदवारों के खिलाफ प्रदर्शन और हंगामे ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एक चुनावी कार्यक्रम के लिए निकले थे, लेकिन उनकी सुबह की शुरुआत इस तरीके से हो गई। तस्वीरें दुर्गापुर की हैं। दिलीप घोष के सामने टीएमसी के समर्थकों ने नारेबाजी की और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की कोशिश की। जिस वक्त ये सब हो रहा था, पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे। किसी तरह भीड़ से दिलीप घोष को बाहर निकाला गया। वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से दिलीप घोष मैदान में हैं और सुबह दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप इलाके में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। तभी कुछ लोगों ने नारेबाजी की। बाद में इन लोगों ने टीएमसी के झंडे भी लहराए। घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव भी किया। वर्धमान दुर्गापुर सीट पर बीजेपी के दिलीप घोष का मुकाबला टीएसपी के कीर्ति आजाद से है। इस घटना से पहले 6 अप्रैल को बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी की कार पर भी हमले की कोशिश की गई थी।